नमस्कार डियर स्टूडेंट साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ्स। कक्षा 10वीं के मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 क्या पढ़ने वाले हैं? सॉरी, प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न। साथियों, ये 5वां क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो 5वां क्वेश्चन किस तरीके से करना है इस वीडियो के अंतर्गत 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन यानी 1.1 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। हमने प्रश्नावली 1.1 का पहले से चौथे यानी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं। अब मैं 5, 6, 7 और 7वां क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत करवाने वाला हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं हम वीडियो। तो साथियों, किस तरीके से हमको करना है देखिएगा। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब जो है हम प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, जांच कीजिए कि क्या क्वेश्चन क्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझने के बाद उसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो बहुत शानदार इसका हमको रिजल्ट मिलेगा। बहुत बेहतर तरीके से हमको ये चीज समझ में आएगी। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यहां प्राकृत संख्या n है और प्राकृत संख्या क्या होती है, जैसे मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 इंफिनिटी। ये सारी संख्या क्या होती हैं? ये प्राकृत संख्या होती हैं। ठीक है, तो जहां n के लिए क्या है, कोई प्राकृत, यहां n जो है वो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है। और 6 की पावर n है, ये 6 की पावर n है, अंक 0 पर समाप्त होगी। मतलब क्या है समझिएगा, वो ये कहना चाह रहा है जैसे 6 है, 6 की पावर 1 क्या ये 0 पर समाप्त होगी? जैसे 6 की पावर 1 क्या हो जाएगी? 6। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या आ गया? 6। 6 की पावर 2, 6 की पावर 2, 6 का स्क्वायर यानी 6 को मैं क्या करूंगा? 2 बार लिखूंगा, तो 6 के 36। ठीक है, अब 6 की पावर 3 इसी तरीके से, तो 6 को कितनी बार लिखूंगा? 3 बार लिखूंगा। वह यही कहना चाह रहा है। 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6। हमको ये बताना है, हमको क्या बताना है कि क्या 6 की पावर यहां पर कुछ भी हो, इसके लिए ये अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। साथियों, ये हमको बताना है और सिद्ध करके बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि अगर मान के चलिए किसी अंक, कोई भी संख्या है, वह 0 पर कब समाप्त होगी यह हमको पता होना चाहिए। तो देखिएगा, मैंने कहा कि 0 पर कोई संख्या समाप्त हो रही है, वो क्या आएगी? 10 आएगी। मतलब 10 अगर कोई संख्या आ रही है तो वह किस पर समाप्त हो रही है? 0 पर। मैंने कहा कि 20 कोई संख्या है, यह भी किस पर समाप्त हो रही है? 0 पर। 30 कोई संख्या है, ये किस पर समाप्त हो रही है? 0 पर। लेकिन अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो कब होगी? तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, जैसे 10 है, इस 10 को मैं देखता हूं, इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूं। चलिए 10 की जो है मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूं, तो कैसे करूंगा? 2 की पावर 2 को, इसको मैं गुणनखंड करता हूं, 2 पंजे 10, 5 एकम 5।
तो देखिएगा ये कितने भागों में टूटी है, यानी 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगी, तो 10 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 इंटू 5। यानी कोई भी संख्या जो जिसका अंतिम अंक या जो 0 पर समाप्त होगी उसकी एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी कि वह संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 अनिवार्य रूप से होंगे। तो देखिए जैसे 20 है, ये मैं रफ कार्य में बता रहा हूं, ये आपको किसमें ये आपको रफ कार्य में करना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। इसको अपने फेल में नहीं लिखना है, फेल में क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे मैं 20 का करूं तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 2, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। 30 का क्या हो जाएगा, 30 का भी मतलब इसमें जैसे 4 इंटू 2 है तो ये 4 को मैं किस तरीके से कर सकता हूं, 2 इंटू 2 में डिवाइड कर सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसी तरीके से 30 को कैसे कर सकता हूं, 30 के भी जब गुणनखंड करेंगे, चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं 30 के। तो देखो 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, समझिए यहां भी 2 और 5 अनिवार्य रूप से आ रहे हैं, ये आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैंने कहा है कि 2 और 5 का होना अनिवार्य है, तब ही कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए अब जो है आगे इस सवाल को हम समझते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको समझेंगे बहुत शानदार तरीके से। तो देखिएगा मैंने कहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो हल, ठीक है, हल लिखेंगे। कैसे करना है देखिएगा, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। क्या कहा है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। बात समझ में आई। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। ये बात समझ में आई। चलिए अब आगे क्या करना है, किंतु चूंकि 6 की पावर n जो है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखिए 6 की पावर n को मैं किस तरीके से करूंगा, 2 इंटू 3 की पावर n। ये बात समझ में आई। बराबर इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो मुझे आप एक बात बताइए, मैंने आज से जो पहले मैंने आपके लिए बताया हुआ था उसमें क्या हमको करना था। अगर मान के चलिए कोई संख्या शून्य पर अगर समाप्त हो रही है तो उसके लिए कंडीशन क्या थी कि यहां पर 2 और यहां 5 आना चाहिए, यानी इसके गुणनखंड अगर 2 और 5 आते तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी। तो इसका तो नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे
इंटू 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है। अतः लिख दीजिए प्राकृत संख्या n के लिए क्या, n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। चलिए, यहां तक बात क्लियर है, ये समझ में आया तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिएगा, 6 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। साथियों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं, क्या ये भाज्य संख्याएं हैं? ये हमको सिद्ध करना है, इसकी व्याख्या करना है। साथियों, प्रश्न बैंक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चनों को हमको करना है, बहुत अच्छे से करना है, चिंतन से करना है। प्रिय विद्यार्थियों, और आप मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो आप पेन कॉपी लेकर बैठें। ठीक है, पेन कॉपी लेकर आप बैठेंगे सभी। तो देखिएगा, उस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि वास्तविकता में ये जो भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं आखिर होती क्या है। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिएगा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? तो देखिएगा, वे संख्याएं जिनके गुणनफल वे संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणनफल हों। वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनफल हों क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहां तक बात समझ में आई? देखिए, भाज्य संख्याएं जो होती हैं, तो क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनफल होते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसे मैं अगर मान के चलिएगा, मैंने लिखा 10, मैंने क्या लिखा 10, तो मुझे बताइए 10 की जब मैं गुणनखंड करूंगा, 10 के गुणनखंड करूंगा, 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिएगा, इसके 2 आ रहे हैं और एक इसका गुणनखंड क्या है? 1 भी है ना, तो 3 गुणनखंड हुए या नहीं हुए? 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जिनके हैं, अगर मान लीजिए 1 को शामिल ना करूं और 1 को शामिल कर लूं,
तो न्यूनतम 3 होना चाहिए। एक को शामिल मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक हर संख्या में उपस्थित होता है, चाहे वो संख्याएं भाज्य हो या फिर अभाज्य हो। अगर मान लीजिए मैं इन संख्याओं को क्रम से देखूं, मैं इन संख्याओं को क्रम से देखूं कि कौन सी संख्या जो है भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। साथियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको सवाल में दिक्कत आएगी। इसलिए पहले मैं उसका बेसिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मान लीजिए, और भी संख्या है। दो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? चलिए 2 के गुणनखंड करता हूं, 2 ही आएगा। 3 के करूं, 3 ही आएगा। 4 के करता हूं, 2 इंटू 2 आ जाएगा। 5 के करता हूं, 5 आएगा। 6 के 2 इंटू 3 करता हूं। 7 के कीजिए, 7 ही आएगा। 8 के गुणनखंड कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 9 के गुणनखंड कीजिए, 3 इंटू 3। 10 के कीजिए, 2 इंटू 5। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। देखिएगा, 2 जो है वो कैसी है? अभाज्य है, ठीक है। 3 कैसी है? अभाज्य है। क्यों है अभाज्य? कारण है क्योंकि इसके एक ही इसका क्या है, इसको एक ही इसका गुणनखंड, यानी 2 जो है, 2 को केवल 2 से और 1 से काटा जा सकता है। इसके अलावा किसी संख्या से इसको नहीं काटा जा सकता। इसी तरीके से 3 को भी किससे विभाजित किया जा सकता है? या तो 3 से किया जा सकता है या फिर 1 से विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जो 4 है, 4 को दो संख्या 2 और 2 से विभाजित किया जा सकता है। तो ये जो है ये मेरी भाज्य है। क्या है? ये भाज्य है। ये कैसी है? अभाज्य है ना। ये कैसी है? ये भाज्य है। ये कैसी है? ये अभाज्य है ना। ये बात समझ में आई। इसी तरीके से ये भाज्य है, ये भाज्य है और ये भाज्य है, यानी जो भाज्य है उनको छोड़कर सारी अभाज्य हैं। बात समझ में आई। यहां एक और क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो? वो 4 होती है। चलिए अब जो है, अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल, ये रफ कार्य है, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है, ये आपको फेर में नहीं करना, ठीक है, या फेर में नहीं करोगे। अब देखिएगा, इसको हम करना है, ठीक है। हल, चल पहला, ये दोनों अलग है। जैसे मान के चलिए इसको ए मान लेता हूं, मैं इसको यहां उतार लूं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको किस तरीके से सॉल्व करना है? चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 13 को कॉमन ले लूंगा इस संख्या में से और इस संख्या में से। पीछे में प्लस का चिन्ह लगाया ना, तो दोनों में से क्या आ जाएगा? 13 कॉमन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, मैंने ये क्या किया, मैंने 13 जो है कॉमन ले लिया। क्या बचा यहां पर? 7 इंटू 11 प्लस 1, यहां पे 1 बचेगा, ठीक है। चलिए, यहां पे 13 इंटू इसका गुणा कर लीजिए, 11 7 77 और 1 78। बात समझ में आई। 11 7 77 और 1 78, और इससे बाहर कर दिया तो ये मेरा इंटू आ गया। तो यहां आपको समझना है, यहां इसके कितने गुणनखंड आए? 2 से अधिक आए ना, 1 भी हो सकता है, बिल्कुल एक हर संख्या में मौजूद रहता है। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 2 गुणनखंड तो इसके आए हैं। तो देखिएगा क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा अतः इसके 13 इंटू 78 2 गुणनखंड हैं। अतः इसलिए यह संख्या
संख्याएं कैसे होंगी, भाज्य होगी, भाज्य होगी। यहां तक बात समझ में आई? चलिए यहां तक आई। अब दूसरी संख्या को देखते हैं हम लोग। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 7 इंटू, इसको भी मान लेता हूं, है ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, यहां तक समझ में आई? चलिए अब इस संख्या में क्या करना है, तो इस संख्या में मैं करूंगा कि इनका मुझे कॉमन लेना है। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 यहां से और यहां से, सॉरी 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 सॉरी, यहां से और इसमें से, ये 5 कॉमन आ जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू 5 तो कॉमन आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहां पे क्या बचा? 1। ये बात समझ में आई? चलिए 5, इसको सॉल्व कीजिए। कोष्टक देखिए गुणा करेंगे तो 7 छंगे 42, रफ में कर लीजिए, ये रफ कैलकुलेट। 7 छंग 42 इंटू 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 1 और 1। अब ये कितना आ गया? ये आ गया 1008 प्लस 1। ठीक है, समझ में आया? प्लस 1। चलिए 5 इंटू 1008 और 1 कितना हो जाएगा? 1009। तो इसके भी क्या आ गए? इसके भी दो गुणनखंड आ गए। एक हमेशा मौजूद होता है, तो 2 से अधिक आ गए, तो यह संख्या भी कैसी होगी? यह संख्या भी जो है भाज्य होगी। मैं लिख देता हूं, अतः इसके इसके किसके 5 इंटू 1009 दो गुणनखंड हैं, दो गुणनखंड हैं, इसलिए यह संख्या कैसी होगी? भाज्य होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा कि किसी खेल के मैदान की, ये 7वां क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान की। साथियों एमपी बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करेंगे। मैंने आपको बताया प्रश्नावली 1.1 की जो 6 क्वेश्चन करवाए हैं, 6 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको करना है और साथ में रिवीजन भी करते चलना है, क्योंकि जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे, किसी क्वेश्चन का रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक साथियों वह क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा और उसको हम भूल भी जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको लगातार इनका रिवाइज करते रहना है, ताकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठा रहे, बना रहे। चलिए देखिएगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए ये एक खेल का मैदान है। क्या है? ये खेल का मैदान है, वृत्ताकार यानी गोलाकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, कोई एक लड़की है सोनिया, ठीक है, मान लीजिए ये लड़की इसका चक्कर लगा रही है। क्या नाम है इसका? सोनिया, ठीक है।
सोनिया चक्कर लगाने में 18 मिनट लगती है। कितना टाइम लगता है इसको? 18 मिनट इसको लगते हैं। ठीक है, चलिए। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, एक रवि लड़का है, इसी मैदान का एक चक्कर वो लगा रहा है, यहां से प्रारंभ करते हैं। दोनों कहां से करते हैं? यहां से दोनों प्रारंभ करते हैं। इसका नाम क्या है? रवि। रवि जो है इसके चक्कर लगाने में इसको 12 मिनट लगते हैं। रवि जो है बेटा थोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। वो दोनों यहां से प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही समय में प्रारंभ कर रहे हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? साथियों, ऐसा कब होगा? कितने समय के बाद में ये दोबारा इस स्थान पर मिलेंगे? जैसे मान लीजिए रवि ने यहां से यहां तक आने में रवि को कितना समय लगा? रवि को समय लगा 18। जब तक रवि दोबारा यहां से घूमकर, ये रवि है, यहां से घूमकर यहां आएगा, तब तक सोनिया कहां पे आ पाएगी? तब तक सोनिया जो है यहां आ पाएगी। बात समझ में आई? एक रवि लड़का है और एक सोनिया है, एक लड़की, दोनों एक साथ यहां से दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अब रवि जो है बेटा यहां से दौड़ के यहां तक आ जाता है, कितने मिनट में? 12 मिनट में। जब तक रवि यहां आता है, सोनिया यहां तक आ पाएगी। क्यों? क्योंकि सोनिया जो है वो धीरे चल रही है। ठीक है, धीरे दौड़ लगा रही है। अब ऐसा कब होगा? दूसरा चक्कर लगाएगा, तीसरा चक्कर लगाएगा, ऐसे कितने चक्कर लगाने पर कितने समय बाद दोबारा दोनों इसी स्थान पर मिलेंगे, ये हमको बताना है। तो देखिए साथियों, ऐसा सवाल कभी भी आपके पास आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है? ये जो समय दिया हुआ है, जो समय दिया हुआ है, इन दोनों समय का हमको गुणनखंड करना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। गुणनखंड करके एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। चलिए करते हैं। ठीक है, चलिएगा, यहां कर दो हल, है ना। माना माना क्या माना? देखिए माना, ठीक है, इसको डायरेक्टली करते हैं कि रवि और सोनिया, सॉरी पहले नाम दिया है सोनिया का, जो दिया है क्वेश्चन में हम वही उसी के आधार पर करेंगे कि सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट 18 मिनट हुआ। जो रवि है, रवि को कितना समय लग रहा है लिख देंगे, तथा वह रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 12 मिनट का समय लगता है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, सोनिया को कितना? 18 मिनट का, व रवि को 12 मिनट का समय लगता है। देखिए दोनों का समय या फिर हम यहां से लिख देंगे इसको, तो 12 मिनट और 18 मिनट व 18 मिनट एक दूसरे के कैसे हैं? गुणज हैं।
एक दूसरे के गुणज हैं, ठीक है। इसलिए या फिर इसलिए का हम सिंबल भी लगा देंगे ना, इसलिए 12 व 18 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए 12 को 2 से काटा, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तथा 18 को काटो, 2 नाम 18, 2 एकम 2, सॉरी ये 3 से कटेगा, 3 3 9 और 3 एकम 3। यहां तक बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। चलिए अब मैं यहां पे कर देता हूं ना, 12 का क्या हो जाएगा, 12 को हमने तोड़ा है 2 की पावर 2 इंटू 3, और इसी तरीके से 18 का हमने क्या किया है, गुणनखंड क्या आया है 2 इंटू 3 की पावर 2। तो इनका एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। चलिए 2 का 4 हो जाएगा और 3 तिये 9, 9 चौके 36। साथियों यानी इनको 36 मिनट बाद क्या होगा, 36 मिनट बाद ये पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। ये बात समझ में आई, दोनों 36 मिनट के बाद में एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो साथियों आई होप आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से आपको सीखे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर गोलू सर यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब अगली वीडियो में हम लोग 1.2 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।